आज हम लोग हैलो एल्केन्स हैलो एरिन्स में प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। होगा ये था प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है, SN2 SN1। ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग हैलो एल्केन्स और हैलोइंस का प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे, या प्रिपरेशंस ऑफ हैलाइड्स देखेंगे। उम्मीद है आज का क्लास आप सबको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलोइंस। जो हमारा केमिकल रिएक्शंस है प्रिपरेशंस का, वो पहला है बाय अल्कोहल। जो हम अल्कोहल से जो हम हैलाइड्स बनाते हैं, इस रिएक्शन को मेनली लुकास रिएजेंट टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें होता क्या है, ये देखिए, ये कोई अल्कोहल है। अल्कोहल कैसा है? एलिफेटिक अल्कोहल। अल्कोहल मेरा कैसा होना चाहिए? एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HX के साथ रिएक्शन करता है। मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HX को हम क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HX को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। इसके प्रेजेंस में अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल किस में बदल जाता है? एलिफेटिक हैलाइड में या अल्काइल हैलाइड में। और साथ में क्या बनता है? वाटर। ये कैसे हुआ, आपको इसका मैकेनिज्म बताते हैं। इसके पहले आप लिखिए कि जब कभी भी कोई अल्कोहल किससे रिएक्शन करता है? मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HX से, यानी लुकास रिएजेंट से, तो क्या बनता है? एलिफेटिक हैलाइड। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एलिफेटिक हैलाइड। एग्जाम में आपको इसी क्रम में लिखना है कि जब कोई एलिफेटिक अल्कोहल है ना, मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HX से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनता है? एलिफेटिक हैलाइड। जल्दी इसको लिखिए। बेसिकली आप इसको यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ हैलाइड। जो केमिकल रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये सारे प्रिपरेशन है। चलिए लिखिए, प्रिपरेशंस ऑफ हैलाइड्स हम लोग देख रहे हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका है हैलाइड बनाने का, वो क्या है? अल्कोहल से हैलाइड बनाओ। कोई भी अल्कोहल जब रिएक्शन करता है लुकास रिएजेंट से, तो हमको क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड। उम्मीद है सबका हो गया होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आप सबसे पहले ये लिखिए, मिक्सचर ऑफ ZnCl2 HX को हम किस नाम से जानते हैं? लुकास रिएजेंट के नाम से। मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HX, आपसे पूछेगा किसी एग्जाम में लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HX। X यहां कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस रिएक्शन को टेस्ट ऑफ अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, आपको सब बातें बताते हैं। तो दो बातें सबसे पहले आप लिखिए कि इस मिक्सचर को, ZnCl2 और HX के मिक्सचर को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। और जो ये टेस्ट हो रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं? टेस्ट ऑफ अल्कोहल। देखिए, कोई अल्कोहल है, इधर सब कोई ध्यान से, ये कोई अल्कोहल है, ये मिक्सचर ऑफ ZnCl2 HX था, जिसको लुकास रिएजेंट कहते हैं। ये हमेशा एलिफेटिक हैलाइड और वाटर बनाता है। कैसे? तो ये देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं, इधर देखिए, इस रिएक्शन में जो ROH है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3OH, ठीक है ना, और HX यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट का काम करता है, और ZnCl2 जो है एक मीडियम का काम करता है।
इस रिएक्शन में जो इस मिक्सचर में लुकास रिएजेंट में जो ZnCl2 है एक मीडियम का काम करता है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये केवल मीडियम का काम करता है। इसका काम है अटैकिंग रिएजेंट को तोड़ने में मदद करना। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि Zn पे Zn का कितना एटम है 1 और क्लोरीन का कितना एटम है 2, तो ये उल्टा टूटता है चार्ज में। जिंक पे यहाँ कैसा चार्ज है +2, जिंक पे कैसा चार्ज है, जिंक कैसा चार्ज रखे हुए है +2। हैलोजन इसके तरफ पोलराइज होगा, प्लस माइनस का आकर्षण होगा। हैलोजन टूटना उसका झुकाव होगा किसके तरफ, जिंक के तरफ, जिसके वजह से ये टूटेगा कैसे, प्लस और माइनस में, है ना। अब हम जानते हैं कि कार्बन चेन हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है। ये देगा तो प्लस और ये लेगा तो माइनस। इस माइनस को कौन रिप्लेस करेगा, X। इस OH को कौन रिप्लेस करेगा, X। OH रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट का कोई एटम इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है। तो यहां OH किससे सब्स्टिट्यूट होगा, X से। एक निगेटिव वाला जाएगा तो एक निगेटिव वाला वहां पे आ गया, RX बन गया। अब ये H और ये OH मिलकर क्या बना लिया, H2O। ठीक है ना। अब इसको टेस्ट ऑफ अल्कोहल क्यों कहते हैं वो अगले क्रम में बताते हैं। तो सबसे पहले लिखिए मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HX को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। और ये रिएक्शन अपना प्रोडक्ट कैसे बनाया, यहां पे एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। अब अगले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग टेस्ट ऑफ अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए इधर सभी कोई, जितने भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, खासकर बड़े बड़े पर्व त्योहार में जब सेफ्टी की ज्यादा जरूरत होती है, या आप बड़े बड़े टोल प्लाजा पे पास करेंगे ना, तो वहां पे अल्कोहल टेस्ट किया जाता है कि जो गाड़ी चला रहा है कहीं शराब पीकर तो नहीं चला रहा है। अगर वो शराब बहुत ज्यादा पिए रहता है ना, टेस्ट के दरमियान पकड़ाया तो उसको फूकने के लिए दिया जाता है। और फूकने के दरमियान अगर पता चला कि ये अल्कोहल ज्यादा पिए हुए है, तो वहीं पे बगल में चौकी होता है, उसको रात भर वहीं रखा, सुबह में फाइन उन किया, तब जाकर छोड़ता है। ऐसा इसलिए कि अगर उस हालत में वो ड्राइविंग करेगा तो खुद के लिए भी नुकसानदायक है, औरों का भी जान खतरे में आ सकता है। अगर अल्कोहल टेस्ट के दरमियान कोई मेडियोकर पकड़ाता है तो उसको 2-4 घंटे के लिए बैठाता है, फाइन नहीं कर वार्निंग देकर छोड़ता है। और एक तीसरा होता है जो अल्कोहल उसमें फ्री है तो उसको जाने देता है। तो ये कैसे करता है, लुकास रिएजेंट की मदद से। कहीं भी जो अल्कोहल का टेस्ट होता है ना, लुकास रिएजेंट के मदद से करते हैं। जैसे अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो सबसे पहले आपको जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है ना, तो मेडिकल चेकअप में क्या कराता है, अल्कोहल टेस्ट। अगर आप अल्कोहल के या शराब के नशे में कोई क्राइम किए हैं तो आप पे कमजोर धाराएं लगती है। अच्छा फंडा है। अगर होशो हवास में किया है कोई मर्डर उडर तो उसमें बड़े बड़े धाराएं लगती है। तो अच्छा है कभी भी क्राइम करने के पहले है ना, पी के किया करो। तो इससे क्या है, ऐसा सरकार और सरकार की धाराएं, भगवान जाने कौन सा नियम है ये, कि जो अल्कोहल पीकर कर रहा है उसमें धाराएं कम लगती है। और ये एक भ्रष्टाचार का वजह भी बनता है। जानते हो, जो सेटलमेंट कर लिया थाना से कि हम पे धाराएं कमजोर लगना चाहिए, तो बेचारा अगर मर्डर भी किया है होशो हवास में तो उसको पहले मेडिकल चेकअप के पहले उसको भरपेट पिला दो, अब फिर जाकर उसका मेडिकल टेस्ट करवाओ, क्योंकि उसको पहले से पैसा मिल चुका है। इससे क्या होता है ना, केस को कमजोर करना कहते हैं। तो केस फिर कमजोर हो गया, बाकी अगला समझेगा। तो वो बात की बात है। अब यहां देखो 3 एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं। यहां पे देखो सबको, इधर ये कोई 1 डिग्री हैलाइड है, ये कोई 1 डिग्री हैलाइड है ना, स्ट्रेट चेन अल्कोहल, स्ट्रेट चेन अल्कोहल है, ये सोर्स है। तो ये क्या है, सोर्स कार्बन, हाथों हाथ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो 1 डिग्री हैलाइड है। और इसका सोर्स कार्बन ये है तो ये 2 डिग्री हैलाइड है। इसका सोर्स कार्बन ये है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री हैलाइड है ना। अब जब देखा गया है, जब देखा जाता है कि सभी को हम HCl से रिएक्शन करवाते हैं, लुकास रिएजेंट है, HX के जगह हम HCl रखें
और ZnCl2, तो सभी को लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, 1 डिग्री हैलाइड को, 2 डिग्री हैलाइड को और 3 डिग्री हैलाइड को। तो देखा जाता है कि जो 1 डिग्री हैलाइड है अपने OH को रिप्लेस करने में 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल जो है, 2 डिग्री अल्कोहल वो 5 से 10 मिनट का ही टाइम ले रहा है, और 3 डिग्री जो अल्कोहल है इंस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन चेन क्या करता है, पुश करता है, ये OH हटेगा तब ना वहां पे Cl आएगा, OH जब तक हटेगा नहीं तो Cl कैसे आएगा। तो यहां पे एक तरफा, सपोज करो इधर देख, यहां पे कोई कल लगा हुआ है तो एक तरफा पानी आ रहा है। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, सोर्स के अलोंग कोई भी ब्रांच नहीं होना। 2 डिग्री में सोर्स के अलोंग एक ब्रांच निकल जाता है, और 3 डिग्री में सोर्स के अलोंग कितने ब्रांचेज आ जाता है, 2। सपोज करो यहाँ कोई कल लगा हुआ है, एक तरफा पानी आ रहा है, इसमें यहाँ कल लगा हुआ है, एक तरफ इधर से भी एक तरफ इधर से भी आ रहा है, 2 तरफ से पानी का फ्लो आ रहा है। यहाँ कोई कल लगा हुआ है तो इधर से भी 3 तरफ से फ्लो आ रहा है। तो फ्लो इसमें सबसे ज्यादा होगा तो तेजी से OH हटेगा और तेजी से वहां Cl आएगा। लेकिन यहां पे OH को हटाने में क्या होता है, समय बहुत ज्यादा लग जाता है। तो अगर अल्कोहल जो है हमारा 3 वैरायटी का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। हमको पता करना है कि कोई अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लुकास रिएजेंट का मदद लेते हैं। अगर कोई अल्कोहल में हम लुकास रिएजेंट डालें और उसको रिएक्शन को परफॉर्म करने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर 5 से 10 मिनट में परफॉर्म करता है तो 2 डिग्री, और इंस्टेंटली परफॉर्म करता है तो 3 डिग्री। ये OH था, OH के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो बताएं जिसके पास लोन पेयर होता है वो छटपटाते रहता है, और ये भी पुश किया, इधर से भी पुश किया, कार्बन चेन क्या करता है, पुश करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। ये जो पुश करने की क्षमता को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो पुश करने की प्रॉपर्टी है ना कार्बन चेन का, इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें 3 तरफा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इसमें 2 तरफा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इसमें एक तरफा। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब पुश करने की क्षमता। इसमें एक तरफा पुश हो रहा है, इसमें 2 तरफा और इसमें 3 तरफा, जिसके वजह से OH बहुत तेजी से हटता है 3 डिग्री में, और तेजी से हैलोजन उसको रिप्लेस कर पाता है। इसलिए ये रिएक्शन इंस्टेंटली परफॉर्म होता है। तो अगर कोई अल्कोहल हो और उसमें हम लुकास रिएजेंट डालें और वो इंस्टेंटली परफॉर्म कर जाए तो वो 3 डिग्री होता है। इसी सिस्टम का यूज करते हैं ट्रैफिक सिग्नल वाले। जब देखता है कि लगाया, फूका और पारा बहुत तेजी से बढ़ा तो पकड़ लिया कि ये अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा लिए हुए है। अगर फूका और रिएक्शन बहुत स्लो चल रहा है तो समझ गया कि नॉमिनल है। अगर फूका और कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो समझ गया कि आदमी अल्कोहल नहीं लिए हुए है। चलिए लिखिए इसको। उम्मीद है सबका हो गया होगा, आगे बढ़ते। नेक्स्ट आप ये ध्यान रखिए, 3 स्पेशल केसेस है, 3 अलग अलग स्पेशल केसेस है। अगर हमारे पास लुकास रिएजेंट नहीं है, अगर सपोज कीजिए हमारे पास लुकास रिएजेंट अवेलेबल नहीं है, तो अगर हमको अल्कोहल कोई दिया और उससे एलिफेटिक हैलाइड बनाना है तो और चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से हम हैलाइड बना सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला नाम है PCl5 का है। अगर सपोज कीजिए अल्कोहल है और अल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करेगा, लुकास रिएजेंट मेरे पास नहीं है, तो PCl5 के बारे में आज के बाद याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, सप्लायर ऑफ क्लोरीन। PCl5 क्या होता है, सप्लायर ऑफ क्लोरीन। PCl5 जो है ना PCl3 और Cl2 में टूटता है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना किससे है, क्लोरीन से। तो PCl5 हमेशा किसका सप्लायर होता है, क्लोरीन का। आज के बाद कभी भी PCl5 आया ना तो समझिएगा ये सप्लायर ऑफ क्लोरीन है। ये 2 क्लोरीन रेडिकल में टूटेगा, जब ये टूटेगा तो 2 क्लोरीन में टूटा, और क्लोरीन पे कैसा होता है माइनस, ये OH किससे रिप्लेस होगा, इस Cl से, ठीक है ना। अगर बाकी साइड प्रोडक्ट आपको बैलेंस करना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको मेन प्रोडक्ट से मतलब है। क्या आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 3 स्पेशल कंडीशन है। अगर हमारे पास लुकास रिएजेंट अवेलेबल नहीं है
तो जनरली हम किसका इस्तेमाल करते हैं, PCl5 का। PCl5 बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, ये सप्लायर ऑफ क्लोरीन का काम करता है। यहां से क्लोरीन निकलेगा जो इस अल्कोहल को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई अल्कोहल हैलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस। माचिस के तिल्ली पे जो फास्फोरस होता है ना मसाला, वो रेड फास्फोरस होता है। फास्फोरस पे, रेड फास्फोरस पे जनरली +3 या +5 चार्ज होता है। इसके प्रेजेंस में ये टूटेगा, हैलोजन टूटेगा ना। हैलोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग किए हुए था, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा और हैलोजन पे माइनस चार्ज होता है, OH इस हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, फिर से हैलाइड बन जाएगा। तीसरा, SOCl2। SOCl2 भी आज के बाद याद रखिएगा ये क्या होता है, सप्लायर ऑफ क्लोरीन। जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो कुछ सप्लायर भी होते हैं। सप्लायर क्या होता है, कुछ चीजों को वो सप्लाई करता है, देता है। जैसे SOCl2 बहुत ज्यादा यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जब भी आए ना, तो इसका मतलब होता है ये सप्लायर ऑफ क्लोरीन है। देखो, SO, ये कंपाउंड सुना है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के जगह 2 क्लोरीन आया है। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। तो एक ऑक्सीजन को हटाया है, तो एक ऑक्सीजन हटा तो -2, तो उसके जगह 2 क्लोरीन आएगा ना। एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज। एक ऑक्सीजन किससे रिप्लेस हुआ है, 2 क्लोरीन से, ठीक है ना। इसलिए ये सप्लायर ऑफ क्लोरीन, यहां से फिर क्लोरीन हटा और यहां ऑक्सीजन आ जाएगा, SO2 बन जाएगा। तो SOCl2 हमेशा Cl2 को हटाकर SO2 में बनना चाहता है, जिसके वजह से ये सप्लायर ऑफ क्लोरीन का काम करता है। यहां से फिर क्लोरीन टूटेगा, ये OH किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से, ठीक है ना। तो आपको मेन कंपोनेंट याद रखना है ये। अगर साइड प्रोडक्ट याद रहा नहीं रहा तो उससे हमको कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। आपको मेजर प्रोडक्ट याद रखना है। कैसे कि अगर कोई अल्कोहल है, अगर वो लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है, मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HX से, तो बहुत इजी बात है, आराम से एलिफेटिक हैलाइड बना लेता है। अगर हमारे पास लुकास रिएजेंट नहीं है, तो अल्कोहल को किससे रिप्लेस करा सकते हैं, PCl5 से, हैलोजन से, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में और SOCl2 के प्रेजेंस में। आप ये किसी भी एग्जाम में तीनों पढ़ कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए, चलिए, उम्मीद है सबका हो गया होगा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो दूसरा सबसे बेस्ट मेथड है एलिफेटिक हैलाइड बनाने का, सुनिए, जो दूसरा सबसे बेस्ट मेथड है एलिफेटिक हैलाइड बनाने का, वो है फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन का इस्तेमाल कर कर भी हम क्या बना सकते हैं, एलिफेटिक हैलाइड। इसमें क्या होता है, इधर देखो ध्यान से, ये कोई एलिफेटिक हैलाइड है, सॉरी ये कोई अल्केन है। ये देखो कोई अल्केन है, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से जो कोई कंपाउंड बनता है, ये कोई अल्केन है हैलोजन मॉलिक्यूल से। आप कितने भी कार्बन का अल्केन लीजिए, उसको हैलोजन से रिएक्शन करवाइए, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। या तो सनलाइट आपको लिखा रहेगा या तो H न्यू लिखा होगा, H प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। सन से जो एनर्जी निकलती है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो एनर्जी होती है उसके लिए क्या लिखते हैं, H न्यू, H प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो अगर कोई अल्केन हैलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको करना है कि टर्मिनल कार्बन का एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर देना है, X से, और एक H और X। देखिए यहां से 2 X टूटेगा ना, हैलोजन हमेशा कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो ये टूटेगा, तो एक H को हटाकर यहां गया, यहां का H और X मिलकर HX बना लिया। जब कोई भी अल्केन किससे रिएक्शन करता है, व्हेन एनी अल्केन रिएक्ट्स टू हैलोजन मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट गिव्स एलिफेटिक हैलाइड। जब कभी भी कोई अल्केन किससे रिएक्शन करता है, हैलोजन मॉलिक्यूल से,
सनलाइट के प्रेजेंस में तभी हम एलिफेटिक हैलाइड्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए लिखिए। अब देखिए रिएक्शन हो रहा है कैसे। ये मेरा सबस्ट्रेट था, इधर ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। X2 की जगह हम क्या रख लिए यहाँ Cl2। X2 क्या हो सकता है, F2 Cl2 Br2 I2। तो एक एग्जांपल ले लिए Cl2 का, और ये सनलाइट है। किसी भी रिएक्शन में स्टेप 1 में कौन आता है, अटैकिंग रिएजेंट। ये मेरा सबस्ट्रेट है तो अटैकिंग रिएजेंट यही होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है, सॉरी अटैकिंग रिएजेंट है, और ये मीडियम है। इसके प्रेजेंस में सबसे पहले टूटेगा दो रेडिकल्स में। इधर ये जब क्लोरीन टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। कोई भी एटम अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स, इसमें से एक रेडिकल्स किस पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे। हमेशा स्टेप 2 में सबस्ट्रेट आता है। अब देखो यहां का जो है हैलोजन है वो हमला किया किस पे, इस हाइड्रोजन पे। तो कोई भी हाइड्रोजन जो है ना, एक सिंगल बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप से ये बना हुआ था, ये मारा और इसको तोड़ दिया, और इस इलेक्ट्रॉन से ये आकर जुड़ गया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, यहां पे दो क्लोरीन था, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना लिया, HCl। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला जो मेथड है, अभी तक हम दो तरह के हैलाइड्स बनाए हैं। दोनों कैसा था, एलिफेटिक हैलाइड। एलिफेटिक हैलाइड मतलब उसमें बेंजीन रिंग शामिल नहीं था। अब अगला आपसे पूछेगा एरोमेटिक हैलाइड्स कैसे बनाते हैं। तो अगला हमारा एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम एरोमेटिक हैलाइड्स कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमको किसका करना है, देखिए ये टॉलिन है, ये टॉलिन है। बेंजीन रिंग से जब CH3 जुड़ता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, टॉलिन। जब कोई टॉलिन हैलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है डार्क लाइट के प्रेजेंस में, आपको हम लोग पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक। कि अगर हमारा सबस्ट्रेट एरोमेटिक कंपाउंड है तो हमेशा रिएक्शन कहां पे होता है, ऑर्थो और पैरा पे। कौन सा हमला होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। यहां पे रिएक्शन कैसे हुआ हम फिर से एक बार बताएंगे। फिलहाल यहां का जो हैलोजन है ना, इस डार्क लाइट के प्रेजेंस में और आयरन के प्रेजेंस में टूटेगा। आयरन या तो +2 चार्ज रखता है तो +3। इसके प्रेजेंस में हैलोजन टूटेगा, हैलोजन पे निगेटिव चार्ज और आयरन पे प्लस चार्ज होता है, तो इसके प्रेजेंस में टूटेगा और हैलोजन यहां से रेडिकल बनेगा। रेडिकल कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। रेडिकल पे कैसा चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, प्लस। तो आपको बताएं इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे हमला करता है बेंजीन रिंग में, या तो पैरा पे। इस तरह से यहां दो प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को लिखिए, फिर इसका मैकेनिज्म एक बार फिर से दोहरा देंगे। यहां से देखिए हैलोजन मॉलिक्यूल्स दो रेडिकल्स में टूटेगा, याद आ रहा है, दो रेडिकल्स में टूटेगा, है ना। रेडिकल्स हमेशा इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और आपको बताएं बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां हमला करता है, ऑर्थो या पैरा पे। किसको हटाकर, हाइड्रोजन को हटाकर। तो जब यहां X आएगा तो यहां से H हटेगा, तो एक X आया और यहां का H और एक और X मिलकर क्या बना लिया, HX। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी है ये यहां पे अटैक करे, किसको हटाकर, H को। तो एक X यहां पे आएगा और यहां का H और यहां का X मिलकर HX बना लेगा। तो ये जो हैलाइड बना वो कैसा है, एरोमेटिक हैलाइड। तो एरोमेटिक हैलाइड अगर हमको बनाना है तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, किसका, टॉलिन का। टॉलिन जब हैलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है डार्क लाइट के प्रेजेंस में और आयरन के प्रेजेंस में। चलिए लिखिए। अब आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फिर से एक बार इसका मैकेनिज्म देखो, इधर सब कोई
ये हमारा टॉलिन है, इधर टॉलिन है, हैलोजन मॉलिक्यूल्स है, आयरन है, डार्क लाइट है। ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये अटैकिंग रिएजेंट है और ये मीडियम है। हर साल की भांति सबसे पहला काम किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले कौन आएगा बताओ? अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम। हर साल की भांति इसलिए बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में ये दम बैठ जाए कि कभी भी रिएक्शन करना है तो स्टेप 1 में सबसे पहले कौन आता है? अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम। यहां आयरन का इस्तेमाल किए हैं क्योंकि आयरन पे या तो +2 चार्ज होता है या तो +3। अब इसके प्रेजेंस में देखो ये Cl2 कैसा होता है, इस तरह से होता है, और क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब ये इस तरफ पोलराइज होगा, आयरन उसको खींचेगा क्लोरीन को, जिसके वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहां से ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। तो जब बॉन्ड टूटेगा ना तो 2 रेडिकल मिलेगा हमको। रेडिकल कैसा होता है? हमेशा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में रहना पसंद करता है, इसलिए तो इधर बॉन्डिंग बने लेता। अब जैसे ही टूटा ये क्या बन गया? रेडिकल। और रेडिकल कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव नेचर का होता है। और हम लोग जानते हैं कि मेरा सबस्ट्रेट अगर कोई बेंजीन रिंग रखता है तो उस पर हमेशा हमला कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। इन दोनों में से कोई एक आएगा हमला करने। अब आपको बताया कि जब कभी भी सबस्ट्रेट बेंजीन रिंग रखे तो पहले खुद को सावधान करो, गलती होने की संभावना है। देखना है कि इस बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा हुआ है। तो हम देखें CH3। CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुश करता है। और जब भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन पुश होता है ना, वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। बताया है ये जब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ना तो कहां इलेक्ट्रॉन जाता है? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। ये सोर्स है जो देता है, सोर्स सिंगल डबल की ओर जाएगा। देखो सोर्स सिंगल डबल, एक बार यहां, फिर सोर्स सिंगल डबल, एक बार यहां, फिर सोर्स सिंगल डबल। आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बताया है। वहां पे हैलोजन था तो आपको दिखाए थे कि जब भी बेंजीन रिंग से हैलोजन जुड़ता है तो अपना लोन पेयर कहां डिस्ट्रीब्यूट करता है? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। तो यहां पे हैलोजन तो नहीं है, CH3 है। CH3 भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुश करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो बेंजीन रिंग में कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। ये क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है? इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहां पर भी डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। मतलब ये तीनों कार्बन है ना निगेटिवली चार्ज है, और क्लोरीन कैसा है? अभी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमला करेगा किस पर? इस पे। किसको हटाकर? हाइड्रोजन को हटाकर। अगर एक कोई आ रहा है तो एक कोई हटेगा, तो यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। तो एक Cl आएगा तो यहां आ गया, और यहां का H और एक Cl मिलकर HCl। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी है यहां अटैक करने का, तो Cl यहां आएगा तो यहां का H और Cl मिलकर HCl बना लेगा। लिखिए लास्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है? फिर से केमिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन, और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के क्लास का हम ऐसा बोल सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है सैंड मेयर रिएक्शन। बोर्ड में 100% रख लो, मेंस में, नीट में, सभी जगह इसका यूज होता है। और बार बार आपको दोहरा रहे, किसी भी एग्जाम में अपियर होने के पहले इस रिएक्शन को जरूर पढ़ के जाना। सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है? देखिए इसमें एक ये कंपाउंड है, इसमें एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है ना। फिर कौन है? N2 और X। एरोमेटिक रिंग को Ar से रिप्रेजेंट करते हैं। एरोमेटिक रिंग को अराइल ग्रुप कहते हैं। एरोमेटिक रिंग को क्या कहते हैं? अराइल। इधर एरोमेटिक रिंग को क्या कहते हैं? अराइल। फिर N2 और फिर X। अगर कोई भी कंपाउंड जो ArN2X टाइप का होता है इसको क्या बोलते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट। नाइट्रोजन का कोई भी जो कंपाउंड होता है ना वो कैसा होता है? ये 2 जगह रिएक्शन यूज होगा, एक यहां पर और अमाइंस चैप्टर में। प्रोटीन, जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना जनरली वो प्रोटीन का काम करता है। तो जो ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? ArN2X टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट।
और ये क्यूप्रस देखो Cu2H2 है, इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूप्रस हैलाइड। कॉपर पे दो तरह का चार्ज होता है, +1 तो क्यूप्रस, +2 तो क्यूप्रिक। यहां दोनों में दो दो कॉमन है, तो दोनों कॉमन फैक्टर को हटाए तो 1 1 हो गया। तो क्लोरीन, कॉपर पे +1 और क्लोरीन पे -1, तो इस कॉपर पे प्लस चार्ज है, इसलिए क्या बनेंगे इसको, क्यूप्रस हैलाइड। क्या बन गया, एरोमेटिक हैलाइड। और साथ में क्या निकल गया, नाइट्रोजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसका बहुत सारे कमर्शियल एप्लीकेशन है। जैसे इसके पहले वाले जो हम एरोमेटिक हैलाइड बनाए ना, तो उसमें साइड प्रोडक्ट में हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन इस बार हमारे साइड प्रोडक्ट में क्या बना, नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम रिफिलिंग में करते हैं। आपको पता होगा, आप घर में जो भी गाड़ी चलाते हैं तो दो तरह का एयर फिल होता है। एक नॉर्मल एयर लेंगे ना तो कुछ ही दिन चलता है और उसका लाइफ कम होता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव करते हैं या कोई पेट्रोल पंप पे जो हवा लेते हैं ना, तो वहां पे लिखा रहता है नाइट्रोजन रिफिलिंग। अगर आप नाइट्रोजन गैस भरवाते हैं ना अपने टायर में, तो वो टायर 6 महीने तक भरवाने की जरूरत नहीं है, 6 महीने तक वो लगातार अपना परफॉर्मेंस देता रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल एयर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बदलने की वजह से वो अपना ना जो कॉम्पोजिशन भरा जाता है वो चेंज होता रहता है। अगर बहुत रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो टायर कभी ब्लास्ट करने का सुनते हैं ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से वहां का टेम्परेचर बढ़ता है, वो फट जाता है। लेकिन नाइट्रोजन गैस की एक खासियत होती है, नाइट्रोजन कभी भी ब्लास्ट नहीं करता है, ये ठंडा होता है, टायर को हमेशा ठंडा रखता है। तो लॉन्ग ड्राइव जनरली अगर कोई करता है ना, तो अपनी गाड़ी में जाकर नॉर्मल एयर के जगह रिफिल करता है नाइट्रोजन। दूसरी बात, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करने से अपने टायर में हमारे पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम होगी, हमारा गाड़ी माइलेज ज्यादा देगा। इसीलिए भारत सरकार किसी भी पेट्रोल पंप पे आप देखते हैं जो हवा भरने के लिए दिया जाता है ना निःशुल्क एयर, वो वहां पढ़ना बोर्ड पे, वहां पे लिखा रहता है नाइट्रोजन रिफिलिंग। तो नाइट्रोजन रिफिलिंग करने का ये फायदा, किसी भी प्लेन वगैरह की जब लैंडिंग होती है ना, प्लेन वगैरह में फिर जो टायर में हवा भरते हैं ना, सब में नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन की एक खासियत होती है कि किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर पे है ना, ये खुद को दम कूल रखता है। तो टायर के अंदर, टायर जब रनवे पे क्या करता है, लैंड करता है ना, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, वहां पे हीट बहुत तेजी से डेवलप करेगा, तो प्रेशर बनेगा, टायर के फटने का चांसेस है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमेशा वहां पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। अब नाइट्रोजन हर पेट्रोल पंप पे आपको फ्री में मिल रहा है, आप उसका यूज कीजिए, आपका गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, एक्सीडेंट के चांसेस कमेंगे। अगर आप सपोज कीजिए लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रहा है, टायर का टेम्परेचर बढ़ने से ब्लास्ट कर जाता है। दूसरी बात ये हो सकता है कि ब्लास्ट किया और गाड़ी हमारा अनबैलेंस हो गया, एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ता है, इसलिए नाइट्रोजन यूज कर लेना। चलो, तो एक अच्छी बात है कि डाइजोनियम सॉल्ट से हमको एरोमेटिक हैलाइड भी मिल गया और साथ में क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन भी। ये रिएक्शन कैसे होता है आपको अगले क्रम में बताते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन कहता है कि अगर कोई डाइजोनियम सॉल्ट क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन करता है, तो यहां पे एक और बात है कि यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डाइजोनियम सॉल्ट में जो हैलोजन होगा या तो क्लोरीन होता है या तो ब्रोमीन, यानी इसको पढ़ेंगे डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम ब्रोमाइड। क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एरोमेटिक हैलाइड, और नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो आपसे पूछेगा कि कौन से रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है, सैंड मेयर रिएक्शन। तो नाइट्रोजन हमको बहुत इजीली मिल रहा है किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन से। नाइट्रोजन तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और बन रहा है किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और इसी नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर कर हम सारे अपने टायर में रिफिलिंग कराते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, पर आपको एक कॉमन यूज बताए जो सब कोई देखे हैं। किसी भी पेट्रोल पंप पे आपको, या कोई भी जो टायर की दुकान होता है ना, जहां टायर आप चेंज करवाएंगे, तो आप सभी जगह या किसी भी सर्विसिंग सेंटर पे जाएंगे ना, तो नॉर्मल एयर कहीं भी आप 10 रुपए में भरवाते हैं, तो आपको 50 से 60 रुपया 100 रुपया लेता है नाइट्रोजन रिफिलिंग का।
और एक बार भरवाइए और 6-7 महीने निश्चिंत रहिए। वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, बाकी जो नॉर्मल एयर होता है ना टेम्परेचर प्रेशर पे फ्लक्चुएट करता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं करता है। इसलिए हम लोग नाइट्रोजन का कमर्शियल यूज कहाँ करते हैं? टायर में एयर रिफिलिंग में। तो इस रिएक्शन से हमको फायदा है कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन कर कर एरोमेटिक हैलाइड भी बना लेता है और नाइट्रोजन। इसलिए ये कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कमाई इसमें ज़्यादा होता है। जिस मेथड में ना कमाई ज़्यादा हो वो कमर्शियल यूज में यूज होता है। जैसे इससे हम हैलाइड भी बना लिए और नाइट्रोजन भी हमारा बन गया। तो एक तीर से दो निशाना, डाइजोनियम सॉल्ट से हमको क्या मिल गया? हैलाइड भी और नाइट्रोजन भी। लिखिए, इसको सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। अब आप देखिए कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। बहुत ही आसान है। इधर देखो, ये मेरा मीडियम है, कोई अटैकिंग रिएजेंट तो है नहीं। ऐसे रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होना है। देखिए, केवल सबस्ट्रेट है और मीडियम है, खुद को केवल रीअरेंज कर रहा है। इधर देखो सब कोई, ये हमारा एरोमेटिक रिंग था, नाइट्रोजन है, ये हैलोजन है। हैलोजन के पास क्या है? लोन पेयर, वो छटपटा रहा है। अगर ये हैलोजन किसके साथ जुड़ जाए? बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाए। अगर ये हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाए तो ये अपना लोन पेयर कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। इसको बहुत स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और अभी ये हैलोजन किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन भी किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है। प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन केवल N2 रहना पसंद करता है, किसी और के साथ नहीं। ये एक बहुत ही इनर्ट गैस है और दो लोगों के बीच में फंसा हुआ है। बेंजीन रिंग बहुत ही स्टेबल होता है और हैलोजन हाईली इनस्टेबल होता है। और दोनों के बीच में नाइट्रोजन फंसा हुआ है। नाइट्रोजन निकलने की कोशिश करता है। कैसे निकलता है? तो देखो, यहां पे जो हम क्यूप्रस क्लोराइड डाले हैं तो कॉपर पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। प्लस इस लोन पेयर को खींचना शुरू करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 2 3 और एक लोन पेयर। तो 5 और 5 6 7 8, इसके पास भी 5 था तो 6 7 और 1 8, ऐसे था ना। तो ये जब टूटेगा 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 तो अब कौन बचा? इतना बचा। और नाइट्रोजन सेम जाति में क्या होता है? रिपल्सन। लोन पेयर भी है, सब रिपल्सन करेगा। ये तो हटना चाहेगा, ये इधर खिंचाया और अब बचेगा ये, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। जिसका भुगतान किसको भुगतना पड़ेगा? इस बॉन्ड को। इसी बॉन्ड पे दोनों नाइट्रोजन है जो छटपटाएगा, रिपल्सन करेगा। तो इसका गाज किस पे गिरेगा? इस बॉन्ड पे ना। एक कोई पिलर है, इस पे कोई छटपटा रहा है तो जोर किस पे पड़ेगा? इस बॉन्ड पे। ये जैसे ही हटेगा तो ये दोनों तेज रिपल्सन करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटना शुरू कर देगा, कमजोर पड़ेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर चिपकेगा। देखो, एक सिंगल बॉन्ड बना लिया और ये टूटकर हटेगा। तो नाइट्रोजन के पास देखो ऊपर में 2 डबल बॉन्ड पहले से था, एक एक लोन पेयर। ये जब टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये मिलकर क्या बना लिया? ट्रिपल बॉन्ड, N2 बन गया, है ना। तो नाइट्रोजन निकल गया। हुआ क्या है कि हैलोजन आकर एरोमेटिक रिंग से जुड़ गया और नाइट्रोजन को बीच से बाहर निकाल दिया। उम्मीद है आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। ये था प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स, जिसमें हम 2 प्रिपरेशन आपको बताएं, एलिफेटिक हैलाइड का, और 2 प्रिपरेशन बताए हैं एरोमेटिक हैलाइड का। उम्मीद है सबको क्लास समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।